रमेश शिपे को क्या ज़रूरत है अमिताभ बच्चन की? बिया चोपड़ा को क्या ज़रूरत है धर्मेंद्र की? अपने बल पर किसी नए लड़के को नहीं ले सकते? नहीं, उन लोगों को धर्मेंद्र ही चाहिए। अमिताभ के साथ आपको आमने सामने लेने की किसी ने कोशिश नहीं की? पता नहीं क्यों किसी ने 36 का आंकड़ा बनाया, मुझे नहीं। अरे पितामह को कौन नहीं जानता? तो मैंने टर्न किया, मैंने कहा चलो इनको पता है कि मैं पितामह हूँ। आपके एक्टिंग की वजह से महाभारत की टीआरपी बढ़ गई थी, इसलिए आपके रोल को बढ़ाया गया। जो ये संस्कार विवाह का नेल्सन मंडेला ने 80 साल की उम्र में किया और दिग्विजय सिंह ने 75 साल की उम्र में किया। उस हिसाब से आप बहुत अर्ली हैं अभी। मैं 160 साल की उम्र में कर लूँगा। मेरी उम्र कुछ नहीं है सर, उम्र कुछ नहीं है मेरी। मैं सपोज मेरी उम्र 160 साल है। छोड़िए, इवन साउथ में तो बोलते हैं पॉलिटिशियनों के पैसे से फिल्में बनती हैं। बड़ों के पितामह और छोटों के शक्तिमान। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आप आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दें तो हम लोग बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मेरा आयुष्मान भव जो है ना, वो टके सिर भाजी टके सिर खाजा के हिसाब से बिकता है बाजार में। इतने लोगों को मैं बांट चुका, मैं खुद ही भूल गया हूँ। और मैं कभी भी शिकायत करता हूँ कि मैं दुनिया भर को कहता हूँ विजयी भव, इवन अखंड सौभाग्यवती भव, मेरे को कोई आशीर्वाद नहीं देता। तो आयुष्मान भव, आपके प्रोग्राम के लिए आयुष्मान भव, जो भी देख रहा है उन सब लोगों का आयुष्मान भव। जी आगे बढ़ते हैं। कल आपने देखा होगा चंद्रयान 3 को लैंडिंग करते हुए जी, उस रोमांच को महसूस किया होगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक अचीवमेंट और इसलिए बड़ी हो गई कि बोलना नहीं चाहिए, पर रशिया ने बीच में पंगा लेने की कोशिश की, या पता नहीं उनका खुद का ओरिजिनल प्लान होगा, पहले पता नहीं, या तो यूक्रेन के चक्कर में पुतिन अपनी इमेज ठीक करने के चक्कर में था कि चलो ये बार हम अगर चांद पहुंच जाते हैं तो मेरा इस लोगों का मन डाइवर्ट हो जाएगा कि अरे हम इतने बढ़िया। बहुत बचपने के स्टाफ से उन्होंने हमारे से 10 दिन पीछे भी आए और 8 दिन में चांद को पहुंचा दिया। 8 दिन के अंदर हमने 43 डेज लगाए और वहाँ पहुँच के वो जल्दबाजी में लैंड करने की कोशिश की, कुछ स्टडी नहीं थी। इस बात ने इंडिया को और भी उठा दिया है। हमारी अचीवमेंट वैसे भी होने ही वाली थी, क्योंकि हम लोग एक बार हाथ जला चुके हैं चंद्रयान 2 में, तो इस बार हमारे जितने भी इसरो के वैज्ञानिक थे उन लोगों ने प्रॉपर स्टडी की थी, मिस्टेक स्टडी की थी, और ये मिस्टेक्स को पूरा चंद्रयान 3 के अंदर जो विक्रम लैंडर के अंदर डाल के रखा था कि भाई देखो तुम्हारे से ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मतलब कंप्यूटर एक दूसरे को वो स्टडी करते हैं कि ये मिस्टेक था, ये मिस्टेक नहीं होनी। इतनी तैयारी के बाद में मुझे 100% श्योरिटी थी कि होगी, लेकिन रशिया ने इसको और हाईलाइट कर दिया हमारे अचीवमेंट को। और हालांकि रशिया ने बाद में अभी कबूल भी किया है कि 47 ईयर्स तक बंद करके रखा गया था हमको, इसीलिए हम लोग थोड़े टच में नहीं थे आधुनिक चीज़ों से। चांद अभी हमारे हाथों के बीच में है और मैं सभी सारे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। इसरो के भी जितने भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। अभी तो शुरुआत है, क्योंकि चांद सबसे नज़दीकी ग्रह माना जाता है, उपग्रह, ग्रह तो है नहीं, और बस 3.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है उसकी, या थोड़ा ज़्यादा 3,84,000 है। उसको हमने अचीव कर लिया है। अब यहाँ से लैंड करके हम लोग मार्स भी जा सकते हैं, मार्स भी, वीनस भी जा सकते हैं, और भी कहीं जा सकते हैं। मार्स इस तरफ है, वीनस उस तरफ है, मरक्यूरी उस तरफ है। तो एक और फिर लोगों की मंशा है कि मुझे नहीं समझ में आया आज तक कि हम क्यों सोचते हैं इस बारे में कि वहाँ पे जाके रहेंगे, पर क्यों रहेंगे साहब? क्या आपके पास घर का? कई लोगों ने ज़मीन भी खरीद ली है। अरे एक लोगों ने प्लॉट खरीद के रखा, वो 6 एकड़ या पता नहीं उससे कि आई मीन लोगों को पैसा है। तो जैसे वो टाइटैनिक देखने के लिए पहुंच गए इतने बड़ी अरबपति लोग, तो चांद पे रहना है जाके, वो ठीक है। अब हमारी अर्थ की प्रॉब्लम आएगी आगे जाके, धीरे धीरे आबादी बढ़ेगी, तो पर वहाँ जाके रहना कोई इतना आसान नहीं है। अगले साल चुनाव आने वाले हैं और एक ज़माने से आप भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करते रहे हैं, क्या आने वाले चुनाव में आप मोदी जी के लिए प्रचार करेंगे? देखिए, प्रचार करना मैंने बंद किए हुए कम से कम 10 साल हो गए हैं जी। 10-20 साल पहले मैंने बहुत प्रचार किया, जब वाजपेयी के ज़माना था। इवन मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर सीएम बनने के पहले ही, मतलब जब वो मोदी सीएम भी नहीं थे, मैंने गुजरात में, फिर बाद में वो सीएम की उम्मीदवारी में 3 बार लड़े, मैंने उनके लिए प्रचार किया है, बट बाद में मैंने बंद कर दिया। मतलब मैं
मैं उन प्रचारकों में से नहीं हूँ जो बीजेपी में जुड़ जाता है। मुझे अच्छा लगा उनकी विचारधारा, मुझे लगी वाजपेयी जी की विचारधारा, अडवाणी जी थे उस वक़्त, रविशंकर प्रसाद जी थे उस वक़्त, सुषमा स्वराज जी थे उस वक़्त, नेता भरे पड़े थे, आइडियोलॉजी थी। तो मैंने जब उस वक़्त शक्तिमान चलता था, जी जी शक्तिमान के टाइम पर मैं ऑल ओवर इंडिया घूमा हूँ। लेकिन इस वक्त मैं, अगर आज कोई मुझे प्रचार के लिए बुलाता है तो मैंने पिछले 2 साल से मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा नहीं। हाँ, पर भले मैं वीडियो बना के भेज सकता हूँ, पर मैं जाऊँगा नहीं। पर हालांकि मैं चाहता हूँ कि देश में प्रधानमंत्री ही आए, अपने ये मोदी जी ही आए। अगर आपको खुद चुनाव लड़ने के लिए आज से 25 नहीं 40 साल हो गए, पता नहीं, मुझे नकवी जी ने कहा था इसी फेज़ के दौरान, जब मैं ऑल ओवर आसाम से लेकर कश्मीर से लेकर घूमता था, तो नकवी जी के सामने बैठा हुआ था। नकवी जी बोलते, मुकेश जी आप अपने बारे में नहीं सोचते? जी। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बारे में नहीं सोचता। मैंने कहा मुझे एमएलए एमपी नहीं बनना, मैं शक्तिमान बन के बहुत कुछ कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि आप गए होते संसद में तो कुछ बड़ा काम कर सकते थे? सर, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि काम करता कि न करता, पर इतना तो कह सकता हूँ कि मैं पहले इलेक्शन में ही जीत जाता मैं, क्योंकि यहाँ शक्तिमान खड़ा है, यहाँ भीष्म पितामह खड़े हैं। मैं हाथ जोड़ दूँ तो वोट ही मिलेंगे मुझे। लेकिन मेरे अंदर वो फितरत नहीं है, ये मेरे अंदर वो एनर्जी लेवल नहीं है कि मैं इन सब लोगों के बीच में जाके बैठूँ। और ये जो हुड़दंग होता है, ये आजकल पार्लियामेंट्री अफेयर बच्चों के लिए भी ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं कि हमसे ज़्यादा तो सारे शोर शराबा और फेंकते हैं चीज़ें, पेपर वेट को, हमसे ज़्यादा तो ये लोग करते हैं। तो मुझे मैं इन लोगों के बीच में ऑड मैन आउट रहता, और मैं जो बोलता किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं बहुत फ्रैंक हूँ। मेरे यहाँ जो आ रहा है मैं बोल देता हूँ। मैं पॉलिटिशियन क्यों नहीं बना, उसके पीछे एक छोटा सा राज बताता हूँ। पॉलिटिशियन वो होता है जो सामने वाले को वो सुनाता है जो सामने वाला सुनना चाहता है। जी, दैट इज पॉलिटिशियन। जी जी। मेरा ऐसा है कि मैं वो बोलता हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ, और सामने वाला सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता है, इज नॉट माई क्राइटेरिया। ऐसा आदमी कभी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। तो आपने सोचा नहीं कि इस कमी को मैं छिपा करके आगे बढ़ जाऊँ? देखिए, कई बार आपकी बात को कई लोगों ने मुझे ओपनली कहा, क्योंकि मेरा चैनल चलता है, आपको पता है मेरा चैनल भीष्म इंटरनेशनल 12.5 लाख हो गए उसके व्यूवर्स और सब्सक्राइबर। हर जगह पे एक बात उठती है, सर आपको तो देश का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, सर आपको तो देश का शिक्षा मंत्री होना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसी ऐसी बातें बोलता हूँ ना जो लोगों को लगती है कि यार किसी ने नहीं बोली। ठीक है, अच्छी बात है, मैं सजेशन करता हूँ विदाउट एनी पावर। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे में कोई मुझे में हक है कि बोलने का नहीं, कि ना मैं एमपी हूँ ना एमएलए हूँ, पर मुझे पता है ये बात सही है। तो मुझे लगता है कि मैं चीज़ें अच्छी बोल जाता, लेकिन अगर आप बोलो कि भी लोग मुझे कहते हैं कि आप जैसा आदमी पॉलिटिक्स में होना चाहिए, आप जैसा बंदा विधानसभा बोले या पार्लियामेंट में एक बंदा ऐसा भी होना चाहिए जो बेबाक बातें करता है। टू दैट एक्सटेंट आई एग्री। मेरे से ज़्यादा बेबाक कोई नहीं होगा, क्योंकि हर बेबाकी कहाँ से आती है आपको बताऊँ दास जी? बेबाकी वहाँ से आती है जब आपको फिक्र नहीं है कि सामने वाला बुरा मानेगा तो काम नहीं देगा। आदमी बेबाक क्यों नहीं होता? एकता कपूर के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता? क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है वो। मैं बोल गया हूँ, तुमने तो बदनाम, तुमने तो सत्यानाश कर दिया महाभारत का, अब वो मेरे को काम नहीं देगी। पर मुझे उसकी फिक्र नहीं, क्योंकि आज तक मैंने हाथ नहीं फैलाया। दैट मेक्स मी बेबाक। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये है कि सुनना हो तो सुनो। मोदी जी भी बैठेंगे तो भी सुनाऊंगा मैं उनको। इतनी मेरे में मूर्खता है या स्टुपिडिटी है या कुछ भी कहो है मेरे में, इसलिए मैं चेंज करके अपना छद्म रूप को पीछे छुपा के रखूं और जो मैं नहीं हूं वैसा बनने की कोशिश करूं, तो वो एक्टिंग हो जाएगी। आपकी नज़र में एक्टिंग की परिभाषा क्या है? एक्टिंग की परिभाषा वो है कि जो आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। द आइडियल एक्टिंग इज नॉट एक्टिंग। इस बात को प्रूव आजकल के एक्टरों ने किया। नसीरुद्दीन शाह के बाद जितनी भी कौम निकली है पूरी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेकर, इरफान से लेकर, ओमपुरी से लेकर, आजकल के मैन की मैंने एक सीरियल देखी, कमाल का है। कुछ नहीं करता, बैठा रहता है, सिर्फ उसके बैठे बैठे सिर्फ उसका एक्सप्रेशन नहीं है फेस के ऊपर, और फ़ोन उठा के बोलता है, सुनता है, छोड़ दो। अब मुकेश खन्ना वहाँ पर होता है तो मुकेश खन्ना उठाता, हाँ कौन बोल रहा है, क्या, ओके ठीक है, छोड़ दो उसे।
लेकिन आम बोलचाल में ऐसा माना जाता है, किसी को अपमानित करना हो तो बोल दो कि यार बहुत बड़ा एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग का मतलब अगेन आपने जिस तरह से अंदाज में बोला ना, वही आपकी डेफिनेशन आपने सुना दी है। एक्टिंग का मतलब है बनावटीपन जी, आप उसको ले रहे हो, बट एक्टिंग बनावटीपन नहीं है, एक्टिंग अदायगी है। हम बोल के एक्टिंग कर रहे हैं। अगर मैं चौधरी, अगर मैं मेजर कृष्ण राव बनता हूँ, मेरी टांग कटी हुई है और मैं पूरी के पूरे मिशन को लीड कर रहा हूँ, तो मैं लोगों को बोल के बोलता हूँ कि ये मैं नहीं हूँ, मैं ये रोल कर रहा हूँ। तो लोग मेरी अदायगी देखते हैं, अरे क्या कमाल के डायलॉग बोले, उसमें ये नहीं बोला झूठ बोलता है। ये मेरा जो चैनल चलता है उसमें किसी को बोलने का अधिकार है कि आप सर, अरे ये तो बीजेपी का दिखता है रेले, अरे ये तो आरएसएस का दिखता है रेले, और सर वो बोलते सर आप एक्टर हैं, आप क्यों बोलते हैं? उनको लगता है कि एक्टर को नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं मानता। एक्टर, ये एक्टर है। अगर दिलीप साहब से लेकर पृथ्वीराज कपूर साहब से लेकर मोतीलाल जी से लेकर अगर परफॉर्मेंसेस को गिनो जिन्होंने आपको छुआ है, दैट इज एक्टिंग, अदायगी। पहले स्टेज पे होती थी, कैमरा यहाँ आ गया है। आजकल ये लोग नॉन एक्टिंग करते हैं। मतलब मैंने एक बार इरफान के बारे में कहा था, मैंने कहा ये जो बैठा ना यहाँ पर हॉल में बैठा था, मैं ये जो एक्टिंग करता है ना, ऐसे लगता है जैसे मक्खन से एक छुरी निकल जाती है ना, मालूम नहीं पड़ता। मैं वो नहीं कर सकता जो ये करता है, जो ये कर सकता है मैं नहीं कर सकता। उसको भी एक्टिंग बोलते हैं, बट अगेन वो बनावटीपन नहीं है, वो कला है, सरस्वती देवी की दी हुई कला है। अभी टीआरपी का बहुत बड़ा शोर है कि फला सीरियल की टीआरपी इतनी है, फला सीरियल की टीआरपी इतनी है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के ज़माने में भी आपके एक्टिंग की वजह से महाभारत की टीआरपी बढ़ गई थी, इसलिए आपके रोल को बढ़ाया गया। बढ़ाया तो देखो, बढ़ाया गया है तो मैं एक कन्वर्सेशन बताऊंगा जिससे आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि बढ़ाया है कि मैंने तो नहीं कहा सर मेरा रोल बढ़ा दीजिए। बट एक ऐसी घटना हो गई थी बीच में जहाँ पर अर्जुन पहुँच गया था अपने इनके पास से, डॉक्टर साहब के पास में, राहिम सर का, वो उनके घर पहुँच गया था। और एक सीन था जिसमें मैं और वो दोनों संवाद कर रहे हैं, और वो बोला देखो डॉक्टर साहब को क्या बोलता था वो, तो देखिए सर इसके अंदर सर मेरे इतनी लाइन है और पितामह की इतनी लाइन है, मेरी इतनी अब भड़क गए। अहमक हो तुम, अहमक, तुम क्यों बोलोगे? तुम मैन ऑफ एक्शन हो, वो पितामह है, वो पितामह बोलेंगे। और ये बात उन्होंने मेरे को, किसी ने बात सुनाई कि अर्जुन पहुंच गया था, उन्होंने डांटा उसको। मेरे को एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन मेरे फ़ोन पे होता था डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, हम लोग, आपको पता, हर संडे को पूरा हिंदुस्तान कम्युनिकेट करता था, बिकॉज पूरा हिंदुस्तान देखता था। मेरे घर में फ़ोन आता था डॉक्टर साहब का, अम्मा तुमने अच्छा किया। मैं बोलता नहीं अम्मा, डॉक्टर साहब आपने अच्छा लिखा। बोला नहीं अम्मा तुमने अच्छा किया। मैं डॉक्टर साहब आप अच्छा लिखते। अरे अम्मा तुम अच्छा करते हो, 30% नहीं मिलता हमें, तुमने हमें अधिक दिया है। तुम्हें पता है जब 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 तुम्हारा सीन आता है ना तो मेरी कलम ऐसे चलती है, अर्जुन का सीन आता है तो मेरी कलम रुक जाती है। तो मेरा रोल बढ़ गया है। इवन चोपड़ा साहब के मुंह से निकला, मुकेश हम तुमको 2 या 3 एपिसोड से ज़्यादा मिस नहीं कर सकते पब्लिक की डिमांड से। तो इस बार ये सच बात है, मतलब अभी आप इसका ये होता है। अभी देखो इवन शक्तिमान में हम बच्चों के ट्रेनिंग नहीं दिखा पाए। दिनकर जानी डायरेक्टर ने, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार बच्चों की ट्रेनिंग दिखाओ ना यार, कैसे बना शक्तिमान। हमारा पूरा चैप्टर आज तक रह गया। वो बोला यार मुकेश प्रॉब्लम क्या है? मैंने क्या प्रॉब्लम है? बोला बच्चे का अगर हम ट्रेनिंग दिखाएंगे ना, 2-3 एपिसोड जाएंगे ना, और हम 2-3 एपिसोड तक शक्तिमान को अलग नहीं रख सकते, पब्लिक मिस करेगी वो। तो ये होता है, टीआरपी पॉइंट इसको ही बोलते हैं। आपने शक्तिमान के बाद प्राइवेट चैनलों के लिए कोई शो नहीं बनाया या होता? देखिए मैं दूरदर्शन की उपज हूँ, मैं कह सकता हूँ। शक्तिमान, आर्यमान, सौतेला, चुन्नी, मैंने जितने भी सीरियलें बनी है मेरी सब दूरदर्शन पे बनी है। एक दो आधा मैंने प्यार का दर्द मीठा मीठा आशरी के लिए किया या उसके पहले किया। मुझे थोड़ा सा एक रियलाइज़ हुआ कि सैटेलाइट चैनल वाले का बनाने का तरीका ठीक नहीं है। आर्टिस्ट को बुला लेते हैं, उनके पास सीन नहीं होते, पके पकाए सीन सुबह सुबह अवन से आते हैं, और वो डायरेक्टर भी वेट कर रहा होता है, पूरी टीम वेट कर रही होती है। वो आया सीन आ गया, उनका टिक टिक टाइप करके जो आता है, जो उनको ईमेल से उनको ईपी जो होती है वो सब लेती है देती है, सबको डायरेक्टर पढ़ता है। जूनियर महमूद का रोल नहीं है आज, अब वो आके बैठा हुआ है।
उसको भी नहीं मिलता पहले, अब उसको पैसे मिल जाते हैं आज के आने के, बट काम नहीं होता। और डायरेक्टर क्या कर रहा है, वो शूट करेगा वही कभी जो लिखा हुआ, कुछ काम नहीं उसका, बना के ये भेजता है, एडिटिंग में नहीं बैठता, क्योंकि वहाँ चैनल डिसाइड करता है कौन से, और बोलते हैं आप सबके लिए ब्रॉड भी सीन ले लो पूरे वाइड, और बाद में झोपड़ी बना के सबके क्लोजअप लेते हैं, तो उसको हम लोग कॉटेज बोलते हैं ऐसे बना के। तो मतलब अगर आपका कोई डायलॉग भी नहीं है 20 कैरेक्टर में, तो भी खड़ा रहना पड़ता है ऐसा। तो मैं बिगिनिंग में देखता रहता था इनको, कोई झुमका लगा रही है अपनी, कोई बिंदी ठीक कर रही है, कोई वहाँ से वो कर रहा है, कि कैमरा मैन, हम लोग 12 कैरेक्टर हैं, मेरा शायद मुश्किल से 2 लाइनों का बीच में, लेकिन फैमिली है पूरी खड़ी है, मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ फैमिली का। मेरे को कैमरा मैन ने कहा, बोला मुकेश जी, कभी कभी हम भी सोचते हैं जब देखते हैं लेंस में, कि हमको लगता है कि हमने शक्तिमान को लाके बीच में खड़ा कर दिया। बिकॉज मुझे, अगर मेरा डायलॉग नहीं, हम फिल्मों में क्या करते हैं, एक एंगल लेते हैं, जब तुम्हारा सीन आता है तो वो एंगल लेते हैं, ये टुकड़े में होता है, यहाँ ऐसा नहीं। ये लोग को वो चैनल का इंस्ट्रक्शन है, पूरा शॉट भी चाहिए मेरे को और सबके क्लोजअप्स भी चाहिए, तब वो लोग क्या कर सकते हैं, किसको काटना है, किसको लगाना है, किसको। तो मुझे 20-20 दिन देना, 25-25 दिन देना नहीं पसंद है मेरे को। मैं अपनी ऑफिस चलाता हूँ, मैं शक्तिमान, और मुझे ये इस तरह के, माफ़ करना, सास भी कभी बहू कसम, मैं ये मानता हूँ कि एक्टर को वो करना चाहिए जो उसके अंदर से निकले। शक्तिमान क्यों अच्छा हुआ, क्योंकि शक्तिमान मेरे, किसी ने मुझे सिखाना ना, मुझे दिनकर जानी ने कहा कि आप ऐसा ऐसा हाथ ऊपर करके करो, या आप ऐसा करो, करते करते भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा भी जब हुई थी शूट, रात को 2:30 बजे, चोपड़ा साहब बैठे थे, ठंड में बैठे थे रात को, पंखे चल रहे थे 3 और वो, और लाइटिंग, और जैसे ही मैंने ख़त्म किया कि मैं नहीं लूँगा, सबने तालियां वालियां मारी। मैंने चोपड़ा साहब को मैंने कहा, पापा जी मेरे दोनों हाथ उठ गए ऐसे। लोग उसमें फोटो में हमेशा ऐसा होता है, यही चाहिए था मेरे को। अब वो मैंने किया, अच्छा लगा, और मेरे अंदर से निकला, किसी ने मुझे नहीं कहा था कि, और वो तो इतना हो गया कि इवन भीम ने भी बाद में जाके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तो वो प्रतिज्ञा सच साबित हो रही है। तो इसके लिए पारिवारिक जीवन में आपको लोगों ने दबाव नहीं दिया, पिताजी या भाइयों ने? कौन से घर में ऐसा नहीं होगा, होता ही होगा, डेफिनेटली अंडरस्टूड है। सब लोगों को बहुत लगेगी तू कब करेगा। इवन एक अच्छी घटना, एक अच्छी इंसिडेंट सुनाता हूँ। जब भीष्म प्रतिज्ञा आई, पूरा देश देखता था, मेरी फैमिली भी देख रही थी, हॉल में बैठे थे, बड़े भाई भाभी ये वो, और फादर हमारे को कम दिखता था, वैसे बैठे रहते थे देखते। तो सुन के जैसे ही प्रतिज्ञा खत्म हुई, एपिसोड खत्म हो गया, तो बोलते वेद इधर आ, मेरे बड़े भाई को बुलाया, यहाँ पर ये प्रतिज्ञा किसने ली, ये देवव्रत ने ली या मुकेश ने ली? तो आपने क्या जवाब दिया? मैं स्माइल, सबने स्माइल किया, उस जमाने में तो सब स्माइल करके बैठ गए, बट देखो उनकी बात कितनी सही साबित हुई, मैं उसको देखता हूँ। आयरनी देखो कि उन्होंने जो कुछ कहा था वही प्रूव हुआ कि मैंने इतनी जोर से ली थी कि। लेकिन ये संस्कार विवाह का नेल्सन मंडेला ने 80 साल की उम्र में किया और दिग्विजय सिंह ने 75 साल की उम्र में किया। उस हिसाब से आप बहुत अर्ली हैं अभी। मैं 160 साल की उम्र में कर लूँगा। मेरी उम्र कुछ नहीं है सर, उम्र कुछ नहीं है मेरी, मैं सपोज मेरी उम्र 160 साल। लेकिन बात देखिए, मैं मैरिज इंस्टीट्यूशन में जितना बिलीव करता हूँ आप भी नहीं करते हो। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ लोगों को कि जितना मैं बिलीव करता हूँ, कौन बंदा कभी ये स्टेटमेंट देता है, लोग बोलते हैं कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए। कोई ये बोलता है कि पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए? नहीं बोलते सर, मैं बोलता होना चाहिए। अगर आप शादी करते हो, आत्माओं का मिलन है, उसके बाद में भी आप अफेयर्स करते हो, है ऐसे बड़े अक्षरों को सामने बोलते हैं। हाँ, लोग 2-3 से शादियां करते हैं। आई लव माई वाइफ बट स्टिल आई मूव अराउंड। शादियां 2 और उसके बाद अफेयर अलग से। 2-3 लोग फील करते हैं कि अगर आपकी अफेयर्स हैं तो आप मर्द हैं, और अगर अफेयर्स नहीं है तो आप मर्द हैं। मैं नहीं बिलीव करता इसमें। और वही फिलॉसफी मेरी 30 साल पहले भी थी, आज भी थी, और चाहे नेल्सन मंडेला ने 75 साल में की होगी, 80 साल में की होगी। अभी कल आपने पेपर में एक आइटम मिस किया, 110 साल के बूढ़े ने तीसरी या चौथी शादी की। हाँ। तो और उसने साफ कहा, मतलब मैं दोस्ती के हिसाब से, हमको कोई सपोर्ट के हिसाब से मैं कर रहा हूँ उनके साथ शादी। अच्छी बात है, 50 साल की लड़की औरत थी वो, 110 साल का वो। नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, क्योंकि आपका नाम किसी के साथ जुड़ा भी नहीं, अफेयर भी कुछ नहीं। फिल्मी पत्रिकाएं तो बहुत गॉसिप छापती हैं, लेकिन वहाँ भी आपकी चर्चा नहीं हुई, न के बराबर हुई। 1% अगर कुछ हुआ तो मुझे पता नहीं है।
तो ये तो जितेंद्रिय आपको कहा जाना चाहिए। ये मतलब ये आपने ऊर्जा कैसे हासिल की, क्योंकि ये भी मैं मानता हूँ कि स्टार कितना भी बड़ा बन जाए, इंसान बनना चाहिए आपको। इंसानियत आपकी अचीवमेंट है। मैं शायद घर का माहौल अच्छा था मेरा, मेरे घर में कोई शराब नहीं पीता था, बीड़ी नहीं, शर्ब। फादर मेरे पाकिस्तान से आए, सीधे साधे फादर और अच्छे बिजनेस करने वाले फादर। मुझे कहीं दिखा नहीं ये संस्कार कब आते हैं, जब पापा जाता है पार्टियों में, अपना बिजनेस कमाता है, और वाइफ जो होती है किटी पार्टियों में जाती है, और बच्चा आया के साथ बैठकर सास भी कभी बोलती है। उस बच्चे को फादर मदर का साथ नहीं मिलता। फादर क्लबों में जाता है, बच्चा क्लब में जाएगा। मेरी ज़िंदगी में आज तक किसी क्लब का मेंबर नहीं बना होगा। मैं क्या करूँगा जाके वहाँ यार। CCI से ऑफर था मेरे को, बड़े बड़े, मैं मरीन ड्राइव में ज़िंदगी बीती है। मैंने कहा मुझे घर का डिनर पसंद है यार, वहाँ जाके खाने का लोगों को शौक होता। आई थिंक मेरे अंदर से निकला। मैंने कोई फोर्स नहीं किया। मेरे संस्कार आज भी मैं लोगों को सिखाता हूँ, जो अपने शक्तिमान के थ्रू, और आज भी मैं अपने जो चैनल के थ्रू बोलते हैं, सर आपका तीसरा इमेज निकला है, भीष्म निकला था, शक्तिमान निकला, अभी क्या निकला। मैंने कहा क्या निकला? बोला मुकेश करना क्या है। और वहाँ मैंने ओपनली बोला है कि मैंने कहा देखिए, अगर आप प्रगति कर रहे हैं और प्रगति करते करते इतना आगे चले जाएंगे और संस्कृति को छोड़ देंगे, आपका पतन हो जाएगा। आप संस्कृति को कंधों पर रखकर आप प्रगति कीजिए। मैं इसमें बिलीव करता हूँ। लोग बोलते हैं संस्कार अरे 500 साल 50 साल पीछे चले। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ, अगर मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर लोगों को क्या बोलते हैं आप लोग उसको, वाईफाई प्रोवाइड करते हैं। मैं अगर गलती से प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मैं उनको बोलूँगा ये सब मोबाइल बंद कर दो, चलो वापस STD पे चलो, वापस ग्राउंड फोन से बात करो। न लड़का रात को पलंग चादर के नीचे से बात करेगा, उसको ग्राउंड फ्लोर से बात करो, और गर्लफ्रेंड से बात करने तो उससे बात करो। देखो आपका देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। हम संस्कार मिस कर रहे हैं। पिछले 40-50 वर्षों में सिनेमा की दुनिया में काफ़ी चेंजेज आए हैं, और अभी सिंगल प्रोड्यूसर्स लगभग नहीं के बराबर हो गए हैं, और प्रोजेक्ट जो हैं वो करोड़ों के बन रहे हैं। एक्टर की फीस 40 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ पहुँच रही 90 करोड़ के ऊपर पहुँच रही है। जी। तो ये मतलब इसको किस रूप में आप देखते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए हॉलीवुड में भी हुआ था। हॉलीवुड में पहले फॉक्स स्टूडियो, MGM, वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज चलाती थी फिल्में। फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स आ गए, स्पिलबर्ग आ गया, कोपोला आ गया, उन लोगों ने इस्टेब्लिश किया। हमारे हिंदी फिल्मों में भी, हॉलीवुड में धीरे धीरे, एक ज़माने में फिल्मिस्तान होता था, एक ज़माने में फिल्मालय होते थे, उन लोगों के हाउसेस होते थे, सबके खुद के बॉम्बे टॉकीज़, जिसके अंदर राज कपूर जैसे आर्टिस्ट भी ट्रेन से या बस से चल के आते थे, बस पकड़ के। आज एक ऐसा दौर आ गया है जहाँ पर स्टूडियो तो छोड़िए, इंडिविजुअल भी प्रोड्यूसर्स भी छोड़िए, लेकिन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स आपस में ग्रुप बना के एक अलग अलग एक सिंडिकेट बन गया है। और अकेला प्रोड्यूसर, अगर आपने कहा सिंगल प्रोड्यूसर नहीं चलता। आज माफ़ करना, जितने भी 90s 2000 के पहले के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है ना, सब बेकार बैठे हुए हैं। बड़े बड़े जो खुद के लोग इस्टेब्लिश्ड हैं, वो लोग हाथ लगाते हैं नए नए ऐड वालों को, नए नए लड़कों को पकड़ते हैं, बोलते ये सब पुराने ख्याल वाले हैं। मेरे को एक पुराने डायरेक्टर ने फ़ोन पे, मुकेश कोई आर्टिस्ट डेट नहीं देता। मुझे उनकी दुविधा और कहो या थोड़ा सा जो एक बुरा लगने का लगा। मैंने कहा ये बात तो आपकी सही है। बोला इसी लड़के को तो मैंने मेरे ऑफिस में 9 बजे आके बैठा रहता था। आज डेट मांगो तो डेट नहीं देता, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अब उन लोगों को पुराने डायरेक्टर नहीं चाहिए, उनको सब पुराने लोगों की पुरानी ख्यालात है। कंटेंट बिगड़ गया है, सिंडिकेशन में कंटेंट बिगड़ गया है। एक ज़माने में जिस आदमी ने एक साथ में 6 सिल्वर जुबलियाँ दी हैं, क्या वो आज नहीं बना सकता? क्या उसका माइंड ख़राब हो गया है क्या? क्यों मानते हो आप? और लेकिन नहीं साहब, ये सब पुराने, आज हमको मॉडर्न चाहिए, क्योंकि बच्चे मॉडर्न चाहते हैं। अरे यही तो बिगड़ रहे हैं हम। बच्चों को आप वो दे रहे हो जो बच्चे लेना चाहते हैं। बच्चों को अगर आप आइसक्रीम उसके सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उनको चाहिए तो आप देते हो। आप उनको नाच गाना चाहिए, उनको बेहूदी की चाहिए। कहीं ना कहीं सिंगल प्रोड्यूसर, जैसे सिंगल थिएटर्स ख़त्म हो गए, मॉल्स आ गए, सब मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं।
सिस्टम तो बदला है लेकिन कंटेंट वाइज हम लोग थोड़े से भटके हैं। इसीलिए आप देखो या तो सीक्वल बनते हैं, ओरिजिनल स्टोरियाँ कम बनती हैं, बनाने वाले चंद हाउसेस हो गए हैं। अगर आप उनके पास चमचागिरी करते हो तो लोग बोलते हैं मेरे को, सर आपको कोई काम नहीं देगा। मैंने कहा क्यों? मुझे लिखा कंटेंट में, सर आप सबको बुरा बोलते हैं सर। तो मैंने कहा सो, बोला सर वो आपको कोई काम नहीं देगा, जैसे वो सुशांत का हुआ था ना, कैसा कोई काम नहीं। मैंने कहा ओए, मैं लिखा, फिर मैं ऐसे लोगों को जवाब दे देता हूँ। मैंने कहा ओए, मैंने भीष्म किया है, शक्तिमान किया है, 2 रूप मेरे किसी एक्टर के पास नहीं। इससे बड़ी उपलब्धि मुझे नहीं चाहिए। मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैं तीसरा एक इमेज बनाऊँ, तो मुझे किसी से मांगना नहीं है। और अगर ये लोग मुझे काम नहीं देंगे तो मत दे, मैंने कभी ऐसा मांगा नहीं है। इतना महंगा जो फिल्म इंडस्ट्री को बनाने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं, और क्या ये होना चाहिए था? देखिए, महंगा की बात तो आप तब कहोगे जैसे 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ की फिल्में बन रही हैं। एक ज़माने में कॉर्पोरेट हाउस हो गया था पूरा। एक ज़माने में पहले तो थे फ़ोन के ऊपर 50 लाख भेज रहा हूँ, हाँ ले लो 50 लाख दे दो मुझे, तुम्हारा इंस्टॉलमेंट नहीं आया अभी तक, हाँ मैं बेचता हूँ 5 लाख भेजता हूँ, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। कॉर्पोरेट हाउस आया, हमको लगा ठीक है रिलायंस आ गया, जी आ गया, अब अच्छा काम होगा, बिकॉज सब ब्लैक नहीं वाइट में। लेकिन कॉर्पोरेट हाउसेस को पैसा चलाना तो आया, लेकिन फिल्मों की समझ नहीं है उनको। इन नए नए कॉर्पोरेट हाउसेस में जो बैठ गए हैं, जिनके पास पैसा है देने के लिए, वो लोग रमेश सिप्पी जैसे आदमी को 2-2.5 घंटे बाहर बिठा के रखा था, एक छोटी सी सीपी ईपी अंदर जो बैठी रहती है, उसको मालूम नहीं रमेश सिप्पी कौन है। उसमें पैसे अवेलेबल हो गए, कॉर्पोरेट हाउसेस पैसे दे रहे हैं, लेकिन उनको खुद को अक्ल नहीं है जो उस ज़माने के नासिर हुसैन को था, उस ज़माने के मुगले के आसिफ को था, उस ज़माने के बिमल दा को था। उन लोगों को फिल्मों का सेंस था। इन लोगों को पैसे है, लेकिन इन लोगों ने छोड़ दिया है नए नए लोगों के ऊपर। इसीलिए पैसे बहुत आजकल इवन कमाई भी करोड़ क्लब से गिनी जाती है, कंटेंट से नहीं की जाती। वो फिल्म अच्छी इसलिए कि 300 करोड़ का बिजनेस करिए, 100 करोड़ का बिजनेस दे, इसीलिए इट्स नॉट अ हेल्दी टाइम, नो डाउट। आई मीन रामायण भी बनाते हो तो आप रामायण में राम की मूंछ लगा देते हो, चमड़े के जूते पहना देते हो, क्योंकि आपको संस्कृति नहीं पता अपनी। आपको सिर्फ आज के अवेंजर्स के बच्चों को हमें रामायण दिखानी है, अरे साहब क्या मजा आता। सो पैसे हैं, आप तो छोड़िए, इवन साउथ में तो बोलते हैं पॉलिटिशियनों के पैसे से फिल्में बनती हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को सेंस है हमारे देश की संस्कृति में। प्रोडक्शन का ख्याल नहीं आपको आया कि आप अगर करते, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एक्टर्स जिनके दोस्त हैं, आपने बहुत एक लंबा वक्त गुजारा है, तो आप बेहतर फिल्म प्रोडक्शन कर सकते थे? देखिए, प्रोड्यूसर तो मैं हूँ, 25-30 साल से मैंने शक्तिमान बनाई है, आर्यमान बनाया है, सौतेला बनाया है, 450 एपिसोड, 350 एपिसोड। मैं बाय डिफ़ॉल्ट प्रोड्यूसर बना हूँ। मुझसे पूछो तो मैं आज से नहीं हूँ, 30-40 साल से मैंने शक्तिमान के 450 एपिसोड बनाए हैं सर, सौतेला के 350 एपिसोड बनाए हैं, आर्यमान बनाया है। मैं प्रोड्यूसर बन गया था बाय डिफ़ॉल्ट। शक्तिमान बनाना शुरू किया था तो कोई एक और आदमी कंधे पर बोझ लेने वाला था, बोला मैं मेरे पास इतने पैसे हैं, तो मैंने कहा चल ठीक है बनाते हैं। अब पता लगा कि उतने पैसे से शक्तिमान नहीं बन सकती, उसके 10 गुने ज़्यादा पैसे चाहिए, और मैं पूरी पहचान मेरी, सब कुछ 104 एपिसोड मिल रहा है मेरे से, और वो आदमी ने इतने पैसे लगा के वो प्रोड्यूसर बन गया। तो मेरे को पता नहीं, पहली बार ज़िंदगी में मैंने बिजनेसमैन किया। मैंने कहा तेरे को जितने लगाए उसका डबल दिया, और उसको मैंने अलग कर दिया, और फिर खुद मेन प्रोड्यूसर बन गया। अब उसके बाद में क्या होता है, फिल्म प्रोडक्शन में मैंने कभी फिल्म नहीं बनाई, मैंने सीरियलें बनाई। मेरा ये मानना है कि प्रोड्यूसर के हर शूटिंग इज़ लाइक आप अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं, बारात आती है, उनको खाना खिलाओ, उनको वो करो। जिन लोगों ने घर में उनको मिलता भी नहीं होगा मटन चिकन, कि मटन किधर है, चिकन किधर है, सब आके बैठते खाते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि उनका बारात को प्रोड्यूसर को करना पड़ता है। मेरे को वो पसंद नहीं है मामला। बट अल्टीमेटली अभी मैं जाकर रिसेंटली मैंने एक फिल्म, जिसे लोगों ने कहना शुरू किया आपको कोई काम नहीं देंगे, मैंने उसको कहा था, मैंने कहा काम नहीं देंगे मत दे, मैं बनाऊंगा खुद। उस वक्त जो मैंने कही थी कि उन्होंने कहा फिर आपको काम नहीं मिलेगा, मैंने कहा देखिए यहाँ पर चलना की ज़रूरी है। एक फ्राइडे होता है ना, लोग पैर पड़ते हैं। मैंने कहा कोई किसी का माँ बाप नहीं आता। तो मैंने अभी रिसेंटली 3 महीने पहले डिसाइड किया कि चलो मैं बनाता हूँ, और रिस्क मेरा है, मैं किसी के मांगूंगा भी नहीं पैसा,
और मैंने एक फिल्म स्टार्ट की, बताऊंगा नहीं क्योंकि अभी तक हमने प्रॉपर अनाउंस नहीं किया, बट एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। शायद वो OTT के लिए होगा या इंडिपेंडेंट होगा या थिएटर के लिए होगा, मुझे नहीं मालूम। बट मुझे ये बताना है कि मुकेश खन्ना अभी भी एक्टर है। लोगों को दिमाग में डाउट हो गया कि मुकेश खन्ना एक्टर है कि नहीं, सिर्फ वो बोलता रहता है, अपनी वीडियो डालता रहता है, काम नहीं है क्या उसके पास। लोग मुझे पूछते रहते हैं, मैंने कहा देख मेरे को 25 फिल्में आती हैं। फिल्म को प्रॉब्लम क्या है, लोग मेरे को बोलते हैं सर आप आएंगे तो हमको आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन मैंने कहा मैं तेरी फिल्म में आऊँगा लेकिन मेरे को क्या फ़ायदा, क्योंकि वो फिल्म कभी बनती है, रिलीज़ नहीं होती। और बड़े लोग मुझे बुलाते नहीं क्योंकि बड़े लोग के पास काम नहीं आता। और मैं बोलता ठीक है, जिस दिन आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी उस दिन करूँगा आप साथ काम। ये चीज़ किसी में हिम्मत नहीं होती। मेरी जगह और कोई होता तो भटक गया होता, लेकिन मैं मालिक की दया से मैं ऑफिस चलाता हूँ, प्रोडक्शन हाउस है मेरा, तो बनाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगेन मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो शायद मैंने चोपड़ा साहब से सीखा है या उन ज़माने में, कि फिल्म कभी भी बनाओ तो अपने पैसों से मत बनाओ। और जो अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कि कभी भी कर्जा लो तो इंटरेस्ट पे मत लो, तो नितिन देसाई वाले में, नितिन देसाई की बात है, मैंने कहा खा जाएगा आपको, आप किसी को पार्टनर बना लो। तो उनकी बात सही थी कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने पैसे से नहीं बनाया, टिल बर्निंग ट्रेन के बाद में शायद रवि चोपड़ा इन लोगों ने शायद बाहर से पैसे उठाए, फंस गए उसमें, आज PR हाउस ख़त्म हो गया। तो मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि अगर मुकेश खन्ना आपको लगता है कि अच्छी चीज़ बना सकते हैं, आओ जुड़ो मेरे साथ, 50% पार्टनरशिप आपकी, 50% पार्टनरशिप मेरी, आप को प्रोड्यूसर, मुझे नहीं लालच कि मैं 100% कमाऊँ। ये मेरा फिलॉसफी है कि मैं बनाऊँगा लेकिन अपने पैसे से नहीं बनाऊँगा, देखता हूँ कहाँ तक मैं सही निकलता हूँ। फिल्म इंस्टीट्यूट से जो लड़के आते हैं आमतौर पे यहाँ बहुत धक्का खाते हैं, और धक्का तो सबको खाना पड़ता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो लोग इंस्टीट्यूट से निकलते हैं वो परफेक्ट होते हैं? क्योंकि जो लोग निकलते हैं उसमें से हर साल का जो रेशियो है उसमें से 2-3 लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत सही फरमाया। मैं भी कभी बोलता था, मैंने कहा था कि 10 लड़के 10 लड़कियाँ पूरे हिंदुस्तान से चूज़ की जाती थी, उसमें से 20 में सिर्फ 2 या 3 या 4 या 5 खप जाते थे, बाकी लोग शादी करके सेटल हो जाते थे। ये मैं बोलता था, कई बार बोल चुका। और इंस्टीट्यूट में भी एक एटीट्यूड देखी थी। मेरे पीछे मिठून चक्रवर्ती एक बैच पहले का था, मेरे साथ नसीरुद्दीन शाह, शक्ति कपूर थे। और मैंने देखा था उस ज़माने में जब हम लोग फर्स्ट क्लास में, तो ये लोग चल के ऐसे आते थे जैसे कि स्टार बन गए, शॉल वॉल लपेट के ना वॉक करके आते थे इंस्टीट्यूट के। नसीरुद्दीन शाह ने तो अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शबाना आजमी ने मुझे और ओम पुरी को देख के कहा था कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई फिल्म इंडस्ट्री में आने की, क्योंकि उस ज़माने में हीरो का मतलब लार्जर देन लाइफ। जी। पर शबाना आजमी को ये नहीं मालूम था कि तुम जिससे बात कर रही हो, तुमको अगर उसकी हिस्ट्री मालूम पड़ेगी तो तुमको शर्म आएगी पूछने को। शबाना भी खुद स्टेज करती थी, क्योंकि मैंने मेरे जेवियर्स में ही थी शायद, मैंने उसका एक प्ले देखा था, उसका और फारूक शेख। नसीर और ओम पुरी NSD से पढ़कर आए थे हमारे इंस्टीट्यूट में। सडनली हमको लगा ये लोग कौन आ गए, और उनको चूज़ किया गया था। और हमारे जो डायरेक्टर थे वो, उनको पता था इनके बारे में कि नसीर कौन है, ये कौन है। तो नसीर एक्टर था NSD से। इवन ओम पुरी, इवन एक जसपाल करके एक वहाँ से एक और आया था, वो इनसे भी मुझे बेटर लगता था, लेकिन वो मर गया बेचारा, मरा तो नहीं, पागल होकर बैठा हुआ, मैंने सुना। नसीर उनके बीच झगड़ा हो गया। तो ये बात कहना कि उस ज़माने में इसलिए था कि एक्टर मतलब लार्जर देन लाइफ, वो चॉकलेटी चेहरा हो। हाँ, चॉकलेटी चेहरा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। जैसे फिरोज़ खान ने एक बार कहा था, मुकेश जब मैं 100 के बीच में खड़ा रहता था ना, तो लोग बोलते थे देखो देखो वो फिरोज़ खड़ा हुआ है। दैट इज़ टुडे नॉट नीडेड, थैंक्स टू TV इंडस्ट्री, थैंक्स टू नेक्स्ट डोर रहने वाली लड़की भी काम कर सकती है आपके यहाँ। वो लार्जर देन लाइफ इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, के मेनन ने, इरफान ने, इन लोगों ने, क्योंकि ये लोग एक्टर थे। से अगेन वही एक्टर का मतलब, तुम आप जो पूछ रहे परिभाषा क्या है, एक्टर जब अच्छा होता है ना, फिर आप उसकी ऐब भूल जाते हो। वो छोटा सा टिंगू जो है अपना एक्टर, 4 फुट का भी नहीं है, जो कौन सा लिलीपुट, आप भूल जाते हो कि वो छोटा हाइट है, क्योंकि परफॉर्मेंस कर जाता है। चेचक के दाग थे ओमपुरी को, आपको दिखते नहीं, क्योंकि वो रियलिस्टिक बात कर रहे थे एक्टिंग। इसलिए मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं
इंस्टीट्यूट में एक मैंने बुरी चीज़ देखी थी जो मेरे को टचवुड नहीं हुआ। मैंने 2 साल काम किया, मेहनत किया अपने आप पर, चाहे वो डांस क्लासेस हों, चाहे वो संगीत की क्लास हो, चाहे वो इम्प्रोवाइजेशन। मैंने 2 साल, क्योंकि उसके पहले मैं प्ले करके आया था फिल्म में, लेकिन कई लोग वहाँ पर मैंने देखा कि समझते थे कि अभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गई है ना, अभी हम बम्बई जाएंगे तो लोग बोलेंगे आओ आओ गले लगाओगे। ऐसा नहीं होता। वो लोगों को मैंने देखा काम नहीं करते थे वो लोग अपने आप पर। 2 साल आते थे, कपड़े वपड़े पहन के घूम के, हम लोग जूस पीने जाते थे, घूमते थे, और वो लोग पूना में बोलते थे कि ये लड़का लड़की जो खड़ा है ना, ये इंस्टीट्यूट का ही होएगा, क्योंकि एटीट्यूड होती थी उन लोगों को खड़े होने। तो यू आर राइट कि 10 में से 2, 3, 4, 5 अगर आप एवरेज गिनो, डैनी से लेके आज तक आपको मिलेंगे 3-4 लोग जॉब्स हुए हैं। बाकी लोग, देखो मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, मेरी शक्तिमान इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग है। मैं बम्बई में शुरू किया, ऑल ओवर इंडिया में भी कर चुका था। मेरा वहाँ पर कई बार उन लोगों को मैं, क्योंकि आज के चेहरे वो नहीं है जो हमको उस ज़माने में। मैं पहली बार फेल हुआ था ऑडिशन में फिल्म इंस्टीट्यूट की, मैं लॉ कर रहा था, सेकंड ईयर अप्लाई किया, फिर मैं एडमिट हो गया। उस ज़माने में बेस्ट ऑफ द 20 चूज़ होते थे। आजकल मैं बैठता हूँ तो 180 लोग ऑडिशन के लिए बाहर खड़े होते हैं। रोशन तनैया में मैं देख रहा था कि ये एक्टर, जैसे शबाना ने पूछ लिया, अब मैं ऑडिशन के लिए बैठा हूँ, रोशन साहब को मैंने बुला लिया था, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्टर साला, माफ़ करना बुरा लगेगा लोग सुन के, लेकिन उनकी ज़िंदगी है, ये कहाँ जाएगा? न शक्ल है, न सूरत है, न हाइट है, न वॉइस है। पर मैं उनको सांत्वना देता हूँ। मैंने कहा देखो, आपने एक प्रोफेशन अपनाया है ना, आप इसमें एक्टर बनो ना बनो, आप एक अच्छे पति बन जाओगे, क्योंकि आप अपने पर काम करोगे, शरीर के ऊपर काम, क्योंकि आपको कैमरे के आगे आना। But that is the advantage this training gives you. 2 साल की ट्रेनिंग आप करो। लेकिन जो एफटीआई और एनएसडी को छोड़ दीजिए, तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका फीस इतना अधिक है कि सामान्य परिवार का लड़का उसको वहन नहीं कर सकता है। सर ये अभी हुआ है, विद इन अबाउट 10 years में से बताऊँ हुआ, जब अनुपम खेर ने भी खोल दिया अपने क्लास। उस ज़माने में रोशन तन्ने जब बम्बई आ गए थे, और एक और चलाती थी आशा कौन नाम उसका था, आशा चंद्रा। और इन लोगों के बीच में धीरे धीरे नमित भी आ गए। नमित के बाद में पता लगा सबने अपनी अपनी दुकानें खोल दी हैं, और बच्चों को भी 6 महीना, मुझे रोशन साहब ने खुद कहा था, मैंने कहा सर 3 महीने में, मेरे यहाँ 3 महीने का कोर्स है सर, 3 महीने में क्या सीखेंगे? बोला मुकेश, इन सब लोग को बहुत जल्दी होती है, इन लोग ये फटाफट मुझे सर्टिफिकेट दो, हम जाएँ काम करें। हम लोग 2 साल जीते थे इंस्टीट्यूट में, खाते थे, पीते थे, सोते थे, फिल्में देखते थे। आजकल का फास्ट फूड है, इसीलिए उन्होंने इतने डिमांड हो गए ना, तो इन्होंने फीस बढ़ा दी है, 1.5 लाख रुपए मांगते हैं। सुभाष के यहाँ 25 लाख, 25 लाख के, लेकिन लोग, कोई गारंटी नहीं है कि सुभाष जी के यहाँ से काम करें आपको काम मिलेगा। वो मैं साहब बोलता हूँ कि आप हमें, मैं बोलता हूँ मेरे ऑफिस वाले को, कभी भी लिख के मत देना इनको कि मैं आपको काम दूंगा। आप बाद में आप हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, और आप अपनी, पर आप अपने आप को तैयार कर लोगे। तो यू आर राइट। एक तो टाइमिंग बहुत कम हो गई है, 6 महीने में क्या सीखोगे आप? 3 महीने में लोग सिखा रहे हैं। लेकिन पुराने ज़माने के कई बड़े एक्टर हैं, जैसे यूसुफ साहब या अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, बावजूद इसके बड़े एक्टर हुए। मैं कई बार बोलता हूँ, मैंने कहा देखिए ये सारे के लोग आज अनुभव से आगे आए हैं। एक ज़माने में डायलॉग बाजी खुद उन्होंने इम्प्रूव करते करते आए हैं, उन्होंने अनुभव से सीखा है। लेकिन ट्रेनिंग में आपको एक एडवांटेज मिलता है आज के टाइम पे, कि आप कैमरा फेस करने के लिए आपको समझ में आ जाती है, और आप अपनी मेहनत की हुई है तो कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि आज का प्रोड्यूसर के पास टाइम नहीं होता। अगर कोई एक नया एक्टर आके किसी के छोटा रोल में खड़ा कर दिया, एक गलती किया, 2 गलती, 3 रिटेक, 10 रिटेक, तो सामने वाले आदमी को बोलता है, अपने आदमी किसको पकड़ कर लेकर आया, तो नेक्स्ट टाइम खड़ा मत करना मेरे को इसके सामने। इसीलिए ये ट्रेनिंग हेल्प करती है कि बाद में कैमरा है और आप हैं, आपके पास जो होगा तो अच्छा है, चाहे आप अमिताभ बच्चन के लड़के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैमरा और आप हैं। और उस वक्त तो ये बात कहना कि भाई एक्टिंग से, कोर्स से ही एक्टर बनता है, ऐसा नहीं है। एक्टिंग अंदर की बात होती है उसको पर, लेकिन उन्होंने गलतियाँ की। देखिए एक ज़माने में एक्टर और एक्ट्रेसेस बोलते थे, कहाँ जा रहे हैं आप, आओ ना प्रिय, बैठो ना हमारे साथ। दिलीप कुमार साहब आए, मोतीलाल साहब आए, बैठिए मेरे साथ, कहाँ जा रही हैं आप, नेचुरल बोली पर नहीं, इवॉल्व हुआ है। पृथ्वीराज कपूर की स्टाइल तो है, शराब मोदी के, तुम्हारा खून खून है, हमारा खून पानी है। आज के ज़माने में वो ऐसा डायलॉग नहीं। आज के
तुम्हारा खून खून है तो क्या, हाँ हमारा क्या पानी है कोई। चेंजेस ऑफ ये कर करके एक्टिंग की स्टाइल चेंज होती गई, जो क्रेडिट गोज टू ऑल दिस जायंट्स, दिलीप साहब, राज कपूर, देवानंद, मोतीलाल, पृथ्वीराज कपूर। मैं इनको मैं क्रेडिट दूंगा, बलराज साहनी को क्रेडिट दूंगा, जिन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के, हालांकि बलराज साहनी तो स्टेज करते थे। आज की फिल्मों से दो चीज़ मिसिंग लगती है। एक तो जैसे पहले के ज़माने में डायलॉग अलग से पहचाने जाते थे। जानी आपके पाँव देखे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें ज़मीन पे मत रखिएगा, या जिनके घर शीशे के होते हैं पत्थर नहीं मानते, कितने आदमी थे। आज उस तरह से फिल्मों में कोई डायलॉग मशहूर नहीं होता। दूसरी बात, डायलॉग डिलीवरी की भी है। जैसे दिलीप साहब पहचाने गए, अमिताभ बच्चन पहचाने गए, राजकुमार पहचाने, आप पहचाने गए, रजा मुराद पहचाने गए, तो ये चंद नाम हैं जो अपनी आवाज़ के लिए पहचाने गए। तो क्या आपको लगता है कि ये कुछ लोग जो आजकल जो काम हो रहा है उसमें ये मिसिंग है? देखिए, मैं अगर कंपेयर करूं, महाभारत हमारी और महाभारत 4 बाद में बनी। महाभारत के मैं 25 डायलॉग आपको नींद से उठाओ मेरे को, मैं सुना दूंगा। डॉक्टर साहब ने वजन से लिखे थे। परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया है। अब इसको कोई लिखता, जब सूरज उगता है तो परछाई छोटी हो जाती है, समझ लेना चाहिए कि सूर्य। लिखने का वजन बहुत कम लोगों के पास है। आजकल के एक्टर लोगों को डायलॉग की अहमियत नहीं मालूम। उनको भागना होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, किसी और सीरियल में वेट कर रहे हैं, उसके कब छोड़ोगे पे आते हैं, डायलॉग उगल देते हैं। मैं तो, और मेरे जैसा आदमी एक एक वर्ड की अहमियत पकड़ता है। मैं कहाँ राइट स्ट्रेस कर रहा हूँ, रॉन्ग स्ट्रेस कर रहा हूँ। आई एम अ डायलॉग एक्टर, और मैं ओपनली बोलता हूँ। एक प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने, इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था पुराना, मेरे को एक स्वराज की खातिर में मंगनवा आ गया, कर लीजिए सर। अध्यापक है, पहली बार इलेक्शन जीत में 1 वोट से जीत जाता है, मुखिया के सामने हरा देता है, गांव की कहानी। मैंने, चलो इंस्टीट्यूट का तो है, मैंने कर दिया। मैं उसके बाद में देख रहा हूँ, डायलॉग पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं है उसके अंदर। मैंने कहा तुम यार, वो मैं इलेक्शन स्पीच भी दे रहा हूँ, तो तुम मुकेश खन्ना को ले रहे हो, तो डायलॉग तो यूज़ हिम। मैं तो ओपनली बोला उसको, बोला नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे ऐसे ही चाहिए। अब मुझे मान लो ये पानी नहीं मांगेगी फिल्म, और फिल्म ने पानी भी नहीं मांगा। इसलिए when you expect मुकेश खन्ना, मैं ओपनली बोलता हूँ, मेरे को लेना है ना ड्रामा हो तो लीजिए, मुझको लेना हो तो पॉजिटिव कैरेक्टर हो तो लीजिए, मुझको लेना हो तो डायलॉग्स हो तो लीजिए। ये हर एक्टर की। राजकुमार साहब के बारे में अगर आप देखो, आप आँख भी बंद करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं मारते। अब आपको क्या फेस की जरूरत नहीं पड़ा, आपको डायलॉग मालूम पड़ गया, बिकॉज वो इतना क्लैरिटी से बोलते थे। ये राजकुमार साहब में था, दिलीप साहब में था, एक एक डायलॉग्स को लोग पकड़ के करते थे। पृथ्वीराज कपूर साहब में था। आज के एक्टरों में नेचुरल बनने के चक्कर में स्लर करते हैं कुछ लोग। कुछ जल्दी करिए, जाने का कहाँ चला गया था, जल्दी आओ मेरे पास यार, नहीं होता है। लेकिन वो भी चल रहे हैं, स्टार बन गए, क्योंकि वो डांस अच्छा कर लेते हैं, फाइट अच्छा कर लेते हैं, दिखते अच्छे हैं। डायलॉग की अहमियत मुझको पूछोगे तो मैं देता हूँ। मैं डायलॉग फेंकता नहीं हूँ, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको 20 साल के बाद में भी कोई आपके डायलॉग याद रखे। तो आजकल के एक्टरों में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ महाभारत का। चारों महाभारत में देखो, कोई भी एक डायलॉग मुझे बताओ, किसी का भी, भीष्म का बोलो या अर्जुन का बोलो या कृष्ण का बोलो, हमारी महाभारत के सामने खड़ा करो, मुझे याद नहीं है। So definitely, the writer has to give, dialogue writer has to be good, director has to be good, actor has to value the script, the dialogues. फेंकना नहीं चाहिए, वो लोग फेंक देते हैं ऐसे, उगल देते हैं। राजकुमार के ज़माने में आप शायद नए रहे होंगे, तो राजकुमार साहब के साथ काम करने साथ मैंने तीन हाँ वो पता है मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी एटीट्यूड वाले थे, उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? आपने अच्छा दुखती रग पर हाथ रख दिया। बट मैं आपको जो एक्सपीरियंस बताऊंगा उससे आपको पता भी चलेगा कि क्यों मेरे साथ पंगा नहीं लिया उन्होंने। हर आदमी को बताते, जीनत अमान को कहता रहे, जानी तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। ऐसे तो उसकी कहानियाँ बननी पड़ी, सच है कि पता नहीं। बट सौदागर में मैं और दिलीप साहब का लड़का बना, और राजकुमार साहब ने, और हम लोग मनाली में शूट कर रहे हैं, कुल्लू में, और शुरुआत ही हुई थी, 2-4 दिन 10 दिन भी नहीं हुए थे।
और सुभाष घई ने कुछ मिलिट्री वालों से बात की, उनको 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 जीप चाहिए थी। उन्होंने कहा हाँ देंगे आपको। बोला कितना चार्ज करेंगे? बोला कुछ नहीं चार्ज करेंगे आपको, आप अपने सिर्फ हमारे हवलदारों के साथ में आर्टिस्टों को बोले चाय पी कर। तो उस चक्कर में मुझे फ़ोन आ गया, सर कल सुबह जाना है अपने को बैरक में। मैंने हाँ चलते। तो मैं दिलीप साहब की गाड़ी में बैठ के हम लोग होटल से गए, तो वहाँ पर सब खड़े हुए हवलदार, ब्रिगेडियर, वो ये सब पूरा कैंप था। तो राजकुमार सिंह पहले पहुँच गए थे। तो अब महाभारत पीक पे था उस टाइम, जस्ट आफ्टर महाभारत आई डिड सौदागर एंड सौगंध एंड तहलका। तो मेरे को उनको अगर 5 आदमी बात करें, मेरे साथ 20 आदमी बात करें, तो सर हो ऑटोग्राफ ये हो। तो उधर से ब्रिगेडियर के मुंह से निकला होगा, राजकुमार के सब खड़े थे, बोला देखा मुकेश जी का, मुकेश देखा। तो आवाज़ आई मेरे को कान में, इन्हें कौन नहीं जानता। अरे पितामह को कौन नहीं जानता। तो मैंने टर्न किया, मैंने कहा चलो इनको पता है कि मैं पितामह हूँ। उसके बाद हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से काम किया, मेरे सीन्स भी नहीं काटे, एक जगह जाके काटे थे, पर उनको खुद को नहीं मालूम था, पर कहीं भी उन्होंने उनको शायद कदर हुई कि भाई आदमी रियलिटी में करता है काम। तो मुझे नहीं लगा राजकुमार साहब ने कभी मेरे से पंगा लेने की कोशिश की। मैं बैठ के उनसे बात भी करता था, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 फिल्में की, सौदागर की, बेताज बादशाह किया, जवाब किया, और मतलब काफ़ी मेरे भी साथ भी काफ़ी कहानियाँ अगर सुनाएंगे तो पूरा इंटरव्यू भर जाएगा। अमिताभ के साथ आपको आमने सामने लेने की किसी ने कोशिश नहीं की? पता नहीं क्यों किसी ने 36 का आंकड़ा बनाया, मुझे नहीं पता। हालांकि बन गया है, इवन इतना बन गया है कि मेरे ये बैक ऑफ द माइंड में भी इतना घुस गया है कि सच्चाई शायद नहीं भी होगी, उन्होंने नहीं भी कहा होगा कि कॉपी करता है साला, शायद नहीं कहा होगा, पर एक दोस्त ने मेरे कहा था, सर मैंने देखा उनको बोलते हुए ड्राइविंग थिएटर में। अब क्या होता है ना, आप ना चाहते हुए भी आपको बुरा लगता है, और मेरे ऐसा अहमी आदमी तो और भी बुरा लगेगा। तो कभी आमना सामना हुआ आपका? 3, 4, 5 बार हुआ, लेकिन जब भी हुआ वो ऐसे ही सामने आ गए, सर कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ मुकेश, तुम ठीक हो? मैंने यहाँ तक कि प्लेन में हम लोग लंदन से लौट रहे हैं, और मैं बिजनेस क्लास से, वो फर्स्ट क्लास से बाहर निकले, तो उतरते टाइम साथ में आ रहे। मैंने कहा अमित जी कैसे हैं? तो बोला हाँ मुकेश कैसे हो? मैंने कहा सर तबीयत ठीक है? ऐसे कंधे पे हाथ रखे, हाँ ठीक। उतर के गए नीचे, नेक्स्ट डे पेपर में पढ़ा कि उनके पाक की फिल्म में उनके पेट में बहुत दर्द हुआ था, और वो वापस लौटे तो उनको लगा कि मुकेश को मालूम पड़ गया। अब वो नहीं, नेगेटिव एटीट्यूड लेके बैठा हूँ, किसी ने सोचा नहीं मुझे काम करना। ये सब गलत बातें हैं कि अमिताभ बच्चन ने मेरा करियर खत्म किया। यार अमित जी क्या करेंगे यार, अच्छे एक्टर हैं वो, उनके अंदर एनर्जी है, मेरे से 10 गुना ज़्यादा एनर्जी है, दाढ़ी आज तक लगाते हैं। मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि आज भी इस उम्र में भी कुछ भी करा लो उनको। पर लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने ये कहना कि उन्होंने आपका, मुझे एक जर्नलिस्ट मेरे पीछे पड़ गया था, पूरे रास्ते पर मेरी गाड़ी में बैठा था, मेरे मुंह से निकलवाने की कोशिश, आपको लगता नहीं अमित जी ने आपका करियर का सबटाज किया? मैंने कहा चुप, नहीं आपको लगता नहीं अमिताभ बच्चन ने आपको? मैंने कहा कुछ क्या स्टूपिड बातें करते? नहीं आपको लगता नहीं? मैंने नहीं लगता। अब जर्नलिस्ट चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूँ, और मुझे मालूम है कि हुआ कुछ नहीं होगा, और किसी प्रोड्यूसर ने सोचा नहीं अमिताभ बच्चन और मुकेश खन्ना को कास्ट करना। 2 भाई तो दिखते, और अच्छी खासी वो भी होती, जंग होती दोनों के बीच में, क्योंकि मैं भी छोड़ता नहीं किसी को। सामने दिलीप साहब खड़े हो तो भी थे आपके, आज नहीं है वो। उसके फेस पे देख के मैंने पहले दिन बोला तो सुभाष घई जी हिल गए, बोला मुकेश तुम्हारा अलग से लेते, उनका अलग से लेते, क्योंकि मुझे कहा था कि मैं एंग्री लड़का हूँ उनका। मैं इज्जत करता हूँ एक्टर की, लेकिन सामने में जब आता है और परफॉर्मेंस में, तो मुझे शायद राजकुमार भी हो, राजकुमार के बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ। एक सीन था मेरा, अपनी लड़की को छोड़ के जाते हैं, वो जवाब फिल्म थी, कि संभालो इसको, मैंने तो संभाल नहीं सकता मेरा, और वो बाद में 16 साल के बाद आता है उसको लड़की को वापस मांगने, तो भड़क जाता है, तो कहाँ थे 16 साल तक? तुम आज आए और कहने के लिए कि लड़की मुझे चाहिए, तुम उस वक्त कहाँ थे जब ये और वो? और मैं इस टोन में उसको बोल गया। और उनके बारे में मशहूर है कि वो देखते नहीं है, वैसे करते हैं। अब मैंने जब डायलॉग बोलना शुरू किया, मैंने पूरा ग्लिसरीन लेता था मैं, तो ऐसा करते 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 उसकी गर्दन ऐसी हुई, 1 सेकंड मेरे को देख के ऐसे ऐसे करके, वो देखते नहीं, कभी आपकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे वो। उसके बाद में कैमरा जब यहाँ से यहाँ आया, जब उनका क्लोजअप आया, मैं बैक था, तो मेरे मेकअप मैन को उसके मेकअप मैन, उनके मेकअप ने कहा मुकेश जी ने
राजकुमार साहब को ग्लिसरीन दिलवा दी। बोला क्यों? बोला वो ग्लिसरीन कभी नहीं लेते, लेकिन इस बार उन्होंने कहा मुझे भी ग्लिसरीन दो। पूरा कर करके उन्होंने पूरे का और बाद में उन्होंने, तो कहीं ना कहीं ये एक्टर पुराने ज़माने के हैं, दिलीप साहब, राजकुमार, ये लोग को पता है कि सामने वाला खाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पूरा उछकते रहते थे। आजकल के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जल्दी करो, भागो, काम करो। पर राजकुमार को मालूम है दिलीप साहब क्या करने वाले हैं, दिलीप साहब को मालूम राजकुमार क्या रहे हैं। रात को 2:30 बजे पहुंच जाते थे। और ये लाले में एक सीन लिखा है, रात को 2:30 बजे सुभाष ये बोलता है सो जाओ ना। उनको पता था कि मुझे कल ये सीन करना है, आज का कोई एक्टर नहीं करता। और मुझे बेचार बादशाह में मैं राजकुमार, सेम स्टोरी जवाब की इन्होंने इकबाल दुरानी ने 3 एक्टर कर दिया, शत्रुघ्न सिन्हा को ऐड कर दिया। डेफिनेटली स्टोरी पट गई। दो दोस्तों की स्टोरी जो जवाब में थी उन्होंने, और उस इकबाल दुरानी बोलता है अब मुकेश जी मज़ा आएगा, अब तीन बोलेंगे मैं लिखूंगा। तो मैंने कहा ये गड़बड़ होने वाली है। और वही मुझे राजकुमार साहब मुझे पूछा, मुकेश तुम्हारे और शत्रु के सीन हैं? तो मैंने कहा मैं भी आपको पूछने वाला था कि आपके और शत्रु, बिकॉज यू नो दीज आर द एक्टर्स। बहुत मशहूर लोगों के बारे में ऐसा सुना जाता है कि वो तन्हाई के शिकार होते हैं या कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? टचवुड, मैं बोलूँगा, मैंने डिप्रेशन वर्ड का मैं लोगों को समझाता हूँ डिप्रेशन क्यों होता है। और शायद मैं ओवर एम्बिशियस नहीं हूँ, पहली बात है। मैंने अपने ऑफिस खोल रखी है, 25 लोग मेरे अंदर काम करते हैं। आज 20 साल से मैं उनके साथ में हूँ, यहीं रहता हूँ, कभी कभी मैं खाना भी यहीं खाता हूँ। अब मेरा डिप्रेशन का फेज था आफ्टर मेरी 4 फिल्में फ्लॉप हुई थी जो महाभारत के पहले। 2 साल में मैं फैक्ट्री जाना शुरू किया, मेरी 4 फिल्में डब्बों में पड़ी थी। और मेरे घर वाले भी कह रहे थे पार्टी में जाया करो मुकेश। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। राजेश खन्ना जाता है, विनोद खन्ना जाता है, मैंने कहा जाते होंगे, मुकेश खन्ना नहीं जाएगा। और मैंने कहा मेरी अभी और रिलीज़ बाकी हैं, उनको डब्बों में निकलने दो। तो मैं चुपचाप फैक्ट्री जाता था, गाड़ी में बैठ जाता था, एयर कंडीशन अपना फर्स्ट क्लास में खिड़की पकड़ के बैठ जाता था और बैठा रहता था। मेरी गोरेगांव मरीन लाइन्स, मेरे घर मरीन ड्राइव में, और मैं जाता था तो अक्सर लोगों की बत्ती जलती थी। मेरी 4 फिल्में रिलीज, सर आर यू, मैं समझ गया मुकेश करने वाला है, नहीं मैं उसका भाई हूँ, मैं करके टाल जाता हूँ। ऐसा मैं रहा हूँ, लेकिन मैं कभी किसी से काम मांगने नहीं गया। वो ज़माना था जब मैं डिप्रेशन में जा सकता था, क्योंकि लोगों ने कहा था काम अच्छा है, फिल्म फ्लॉप हो गई। अब मेरे 4 फिल्में उठा के देखो, आपको लगेगा ये वही एक्टर है जो आज का एक्टर है। अभी मेरा एक देखिए एक नॉस्टैल्जिक इंटरव्यू वायरल हो गया है आमने सामने, जिसमें मेरे 25 साल पहले मेरा दूरदर्शन के आमने सामने विपिन हांडा ने लिया, वो वायरल हो गया। बोला आप ऐसे ही दिखते थे, आप तो सिल्वेस्टर स्टेलोन दिख रहे हैं, आप तो हैंडसम लग रहे हैं, आज भी हैंडसम है। उसके ऊपर पूरी कहानी छप गई कि मुझे अपना वीडियो डालना पड़ा। तो उस ज़माने में मैं उस ज़माने में कभी भी मैंने कहा अगर मैं अच्छा हूँ तो लोग मुझे बुलाएंगे। 2 साल वेट किया और फिर महाभारत आई, और लोगों ने बाद में पूछा आप किधर थे इतने सालों तक। तो डिप्रेशन तब आती है जब आप या तो ओवर एम्बिशियस हो जाते हो। आपको एकांत में बेस्ट तरीका है कि आप अपने कुछ सपोर्टिंग सिस्टम बनाइए। दोस्त हो सकता है, माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। ऑलवेज कन्फाइड इन हिम और हर। अगर आप इतने मॉडल यहाँ पर आके मरे हैं, क्योंकि घर छोड़ के आते हैं और उनको शर्म होती है कि मैं फादर मदर को बोलूँ, और वो टांग देते हैं अपने आप को उल्टा। तो दैट इज़ वाई आप किसी से 2 मिनट बात कर लो ना, आपको डिप्रेशन दूर हो जाएगा। लेकिन है एक बीमारी। एक शिकायत बहुत आम है कि फिल्म इंडस्ट्री में कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो गया, तो चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। इतने दिनों तक आप फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या चीज़ क्या हो गया है? एक्सप्लॉइट कर लिया लोगों ने मुझे। सर मुकेश खन्ना को कौन एक्सप्लॉइट करेगा? माफ कर, नहीं, आम शिकायत है जो एक्टरों की या राइटरों की या आपको लगता है कि प्रोड्यूसर्स की, आपको लगता है प्रोड्यूसर, मैंने अभी वही बात कही कि आप ओवर एम्बिशियस बन जाओगे ना तो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। लड़कियों को साफ लिखा था मैंने, जब आप अपना कस्बा छोड़ के आते हो तो अपने एक प्रायोरिटी लाइन बना दीजिए, आप इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी प्रोड्यूसर ने आपको अगर बात करते करते कंधे पे हाथ रख दिया तो आपको लगेगा कि उसको किसी ने बोलने की कोशिश की, आप थप्पड़ मार दीजिए उसको। ठीक है, आपको वो शायद रोल नहीं मिलेगा, लेकिन और 100 पड़े हुए रोल, लेकिन वो सबमिट कर जाते हैं। आप
अगेन वही बात आती है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। आप, मेरे को कभी नहीं लगा कि मेरे को कोई काम देवे। मैंने आज तक एक भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, रमेश सिप्पी से लेकर, चोपड़ा साहब से लेकर, सुभाष घई से लेकर, किसी को मैंने एक सेंटेंस नहीं कहा जो सब कहते हैं सर आई लव टू वर्क विद यू। मैं बहुत धृष्ट हूँ, कहता हूँ कि मैं इतना उठूँ कि लोग मेरे साथ काम करने को उत्सुक हों। ये एटीट्यूड लेके मुझे कौन एक्सप्लॉइट करेगा? अरे हट, काम नहीं देता तो मैं मांगने नहीं गया। तो एक्सप्लॉइटेशन तब होता है जब आप काम मांगने चाहते हो। आप अपने दामों में नहीं जीते। जिस दिन आप अपने दाम छोड़ दिए उस दिन आप फंस जाओ। लेकिन शुरुआती दौर में तो हाथ पसारना सर मैंने कहा ना, अगर अगेन मैं एक अच्छे खासे घर का सबसे छोटा भाई हूँ। नहीं, मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो यहाँ स्ट्रगल करने मैं वही बोलने जा रहा था कि मेरी किस्मत है कि मेरे को छत दी थी भगवान ने। जी। फादर मदर 4 भाई हम लोग हैं। मैं सुरक्षित एटमॉस्फेयर में बीएससी किया, एलएलबी किया। मेरे को एक्टर बनने की ललक नहीं थी। एक बड़े भाई को थी जिसने मुझे बना दिया। मैं अगर ललक होती और नहीं पूरा तो वहीं पर आपको बाद में मांगना पड़ता है। मेरे को था कि यार मुझे नहीं मालूम मैं एक्टर हूँ कि नहीं। जब मैंने काम करना शुरू किया तो पहले ही प्ले में मुझे कंसोलेशन प्राइज़ मिल गई। मेन एक्टर को कुछ नहीं मिला तो मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर कुछ है। फिर मैं इंस्टीट्यूट में गया सीखने के लिए। ये मेरी जर्नी थी। अगर मुझको काम की जल्दी होती ना तो जैसे आज के 3 महीने बोलते सर्टिफिकेट दो यार, हमको जाके काम मांगना है। मैं लॉ कॉलेज में, मेरे भाई साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म कॉल गर्ल करके, और मैं उस वक्त एलएलबी कर रहा था। और लोगों ने कहा आप क्यों नहीं काम करते, आपकी हाइट वाइट है वही। मैं मिस्टर गवर्नमेंट लॉ भी बन गया था। मैंने कहा नहीं, मैं पहली फिल्म मैं और सीखूंगा। और मैं इंस्टीट्यूट 2 साल पढ़ने के लिए गया। जब मैं 2 साल और वेट कर सकता हूँ तो कौन मेरे को एक्सप्लॉइट करेगा? से अगेन मैं नए लोगों को बोलता हूँ, आप अपनी प्रायोरिटी लाइन बनाइए। आपको बाय हुक एंड क्रूक एक्टर बनना है या अपने दामों में एक्टर बनना है। जिस दिन अपने दामों में करोगे आप ज़्यादा वेट, मैं 8 साल वेट किया मैंने। अगर मेरे करियर देखो तो मेरे 8 साल लेट हुए हैं। आपके अंदर बहुत धीरज होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। वो जो मेरे में था शायद आज के बच्चों में नहीं है। और फिर वो बेचारे गाँव से आते हैं, कस्बे से आते हैं, पैसों की प्रॉब्लम होती है, EMI भरना होता है उनको, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। और जब मालूम पड़ता पैसे नहीं है तो मैं समझ सकता हूँ। मैं किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। वो लोग शायद फिर वो करते हैं, पार्टी में जाते हैं, शराब फ्री मिलती है, पेट तो तुम्हारा है, लेकिन ये सोचते नहीं है शराब मिल रही है, पियो, खाओ, पियो, फंस जाते हैं। क्या उतने लोगों की ज़रूरत है जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे? अब कुछ ज़्यादा हो गया। हमारे ज़माने में एक्टर बनना मतलब सोचना पड़ता था। हर आदमी नहीं सोच सकता कि एक्टर, आप भी शायद सोचेंगे नहीं कि मैं एक्टर बनूँ जब तक आपको हाइट बॉडी नहीं हो। आपके दिमाग में वो ख्याल आना चाहिए। मिरर में देखा आपने, यार मैं कुछ ख़राब नहीं दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ। लेकिन आजकल बिना मिरर देखे हज़ारों लोग आ रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मेरे हाथ पे ये लिख दो, और मेरे ऑडिशन में वो लड़का बोलता है मेरे हाथ में ये लिख दिया आपने। मैंने कहा ओए अपने डायलॉग बोल। लेकिन इन लोगों को कुछ ऐसे लोग बन भी तो गए हैं। नहीं बनते। महेश भट्ट ने वो किसको लेके बनाया था? कौन था? कौन राय? रोहित राय? राहुल एक इंटरव्यू में किसी ने बताया था कि वो कहा कि चेहरा बहुत ख़राब है, तो उन्होंने कहा चेहरा हम पोस्टर पर ढक देंगे, और वही किया उन लोगों ने। सर उस बच्चे के मैं कभी मैंने यूज़ किया है। आपने जैसे मेरे को उखाड़ दिया, मेरे को उखड़ा दिया है। मैं कई बार बोलता हूँ कि देखिए, अभी कल ही इंटरव्यू में मैंने कह दिया, मैंने कहा देखिए आपका काम अच्छा हो, फिल्म ना चले, आपको काम नहीं मिलता। आपका काम अच्छा ना हो, फिल्म चल जाए, आपको 10 फिल्में मिल जाती है। एक एक्टर का नाम नहीं लूँगा, एक फिल्म थी जो हीरोइन की वजह से चली, गानों की वजह से चली, और उसके बाद में इसको 20 फिल्में मिल गई, जबकि 10 फिल्में बाद में बंद भी हो गई। मेरे को याद है, मैं ये बैठा हुआ था मेरे साथ में शाहबाज खान, और ये पीछे से आया और शाहबाज जी का हेलो सर हाउ आर यू, मेरे को नहीं जानता था, बाद में चला गया था। शाहबाज बोलता है मुकेश इसके बाद 25 फिल्में। अब मैं दृष्ट हूँ, मैंने कहा देखो आगे चल के देखना कितनी रुकती है, क्योंकि वो फिट नहीं बैठता था। लोग इसलिए ले रहे थे कि गरम गरम तवा है। आपकी फिल्म हिट हुई है, जिसकी शिकायत है मुझे इंस्टीट्यूट अपने इंडस्ट्री से। आप बोलिए मुकेश खन्ना अच्छा है, रूही अच्छी नहीं बनी, वक्त की श्रद्धा अच्छी नहीं, ये लड़के में दम है यार। रमेश शिप्पी को क्या ज़रूरत है अमिताभ बच्चन की? बिया चोपड़ा को क्या ज़रूरत है धर्मेंद्र की? अपने बल पर किसी नए लड़के को नहीं ले सकते? नहीं, उन लोगों को धर्मेंद्र ही चाहिए। यश जी के मुँह से एक बात निकली थी, मुझे बहुत बुरी लगी थी। मेरे बड़े भाई सबको बोल दिया था उन्होंने, जब हमको फॉरेन की लिकर मिलती है तो हम कंट्री के लेकर को क्यों लेवे? अमिताभ बच्चन मिल रहा है, को मुकेश खन्ना को क्यों लेवे? गलत बात है। इसी चक्कर में कई लोगों को जो है वो आजकल तो खैर हर आदमी को टीवी ने बिगाड़ दिया है।
बालिका बधू ने बच्चों को बिगाड़ दिया है, हर माँ बच्ची को पकड़ के पहुंच जाती है, पढ़ाई बेचारी खराब हो रही है, इनको काम दे दो जी। तो क्राइटेरिया चेंज हो गया। हमारे ज़माने में क्राइटेरिया वो है कि 10 में से जैसे 3 लोग चुने जाते थे, आज 10 में से 11 लोग चुने जाते हैं। चल तू भी खड़ा हो जाता, चल तू भी उधर खड़ा हो जा, क्योंकि एक्सपोजर है, टीवी सीरियल्स है, OTT है। आपको ये कब महसूस हुआ कि आवाज़ पे काम करना चाहिए, और आपने कैसे अपने आप को विकसित किया? बहुत सही सवाल आपने पूछा मुझसे, क्योंकि मेरी आवाज़ उस ज़माने में बड़े भाई जिन्होंने मुझे एक्टर बनाना था, जग्गी खन्ना जो मर गए बेचारे, जिन राज कपूर की तरह दिखते थे, उन्होंने मुझे, जब मैं बात करता था ना तो मैं बहुत फास्ट बोलता था। आप वो मेरे पास जल्दी की जाके बोलता पकौड़े मत तलने का, आपको क्या चाहिए। मैंने कहा भाई आप मेरी बात समझने को, अब इरिटेशन हो रही है कि आदमी आपको रोके, ऐसा बोलो, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं। और उन्होंने मुझे कहा एक पेपर लेके सुबह उठ के बैठ के पढ़ना, नरेंद्र मोदी जी ने कल चंद्रयान के बारे में ऐसा करके बोलो। पहली बार मुझे उन्होंने वॉइस के बारे में कुछ टिप दी, जो आगे जाके फंस गए, मेरे जॉ स्टिफ हो गए थे। मैं इंस्टीट्यूट में जाके खोला मैंने उसको। मैंने महसूस किया कि देखिए देखिए आपके आवाज़ भगवान की देन होती है। क्वालिटी भगवान देता है, क्वांटिटी तुम खुद बनाते हो। आप फ़ोन करते हो अचानक और मैं बोलता हूँ ओह पंडित जी बोल रहे हो, क्योंकि आपकी आवाज़ की एक हलो में मालूम पड़ता है वो आपकी क्वालिटी है। बट हम चल के आ रहे हैं भैया, हम करेंगे क्या कर रहे हैं, ये क्वांटिटी है, ये आपको डेवलप करना पड़ता है, जो दिलीप साहब ने किया था। कभी भी डबिंग में इतनी मेहनत करते थे, एक्टिंग में मेहनत नहीं करते थे। एक्टिंग में सीधे बोलते हम कह रहे हैं ना कि तुम हमारे पास, अब उनको डबिंग में हम कह रहे हैं ना कि आप, वो डाल देते थे बीच में, तो उसका परफॉर्मेंस, आवाज़ की वैल्यू मैंने पहचानी जब मैंने इंस्टीट्यूट गया। हम 10 लड़के लड़के में, एक शंभूनाथ जी ऐसे योगा के टीचर थे, ओल्ड थे। हाँ भाई तुम बोलो कुछ, तो एक एक्टर, हाँ भाई तुम बोलो, हाँ भाई तुम बोलो, सबका नाम पे लिखते थे। फिर एंड में बोलते थे ओके तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे लिप्स जो हैं वो लेज़ी हैं, तुम्हारा टंग जो है वो लेज़ी है। फिर मेरे पर है मुकेश, तुम्हारी जॉ स्टिफ है। अब वो मैं समझ गया कि बड़े भाई साहब ने ऐसा 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 करके स्टिफ हो गए थे। मैंने कहा ये आदमी तो बहुत गुणी है। और मैं उस ज़माने में कदर वॉइस की, वॉइस 50% 60% एक्टिंग का पार्ट है, तो मैंने कहा इनको पकड़ता हूँ। पर किस्मत में बेचारे वो चले गए, फिर उनकी डेथ भी हो गई। फिर मैं मुंबई आया, मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी से किताबें उठाई और फिर जाके मैंने इसके ऊपर मैंने एक्सरसाइज की, बिकॉज ब्रॉडवे में तो 8 साल का कोर्स है ब्रॉडवे में। फिजिकली किसी से सीखने का मौका नहीं मिला। फिर मैंने खुद ही निकाला। मैं टेरेस पे पहुंच के जाके, टेरेस पे मैं सुबह सुबह उठ के योगा भी करता था और आप वॉइस से एक्सरसाइज करता था। उसमें मैं कई बार मतलब मैं ये होता था कि मैं आ आ आ आ आ आ आ आ आ, तो बिल्डिंग वाले कहते थे कि क्या सुबह सुबह क्या कबूतरों को बुलाते हैं, कि ये इतना चिल्लाते रहते। आई डिड दैट गेव माई, मेरे क्वांटिटी मिली मेरे को आवाज़ में। सारे गामा पाधा निसा सिर्फ म्यूज़िक वाले करते हैं, एक्टर नहीं करते। तो इसीलिए मुझे लगा कि मेरी आवाज़ अच्छी है। लोगों ने मुझे, एक फनसुख लद्दाखी होता था इंस्टीट्यूट में, हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे, रिकॉर्डिंग की भी क्लास होती थी, तो हम सब बैठ जाते थे और हमको माइक देते थे, हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे जानने के लिए। तो वो लद्दाखी था, बोला बोला मुकेश तुम कमाओगे पैसे आवाज़ से। फिर मैंने रेडियो किया अपना विनोद शर्मा जी के ग्रुप में जाके। तो मुझे लगा था कि मैं मॉडलिंग नहीं करूँगा, मेरे को मॉडलिंग में आदमी एक्टर नहीं बोला, ये तो वुडन है। मैंने डबिंग की, रशियन फिल्म्स की डबिंग की, रेडियो प्लेस किए। देन आई अंडरस्टूड कि मेरी आवाज़ भगवान ने दी है, तो फिर मैंने काम किया। तो मेरी आवाज़ कल्टीवेटेड, इतना बोल सकते हैं, राइट। काफ़ी हो गया। यश जी के मुँह से एक बात निकली थी, मुझे बहुत बुरी लगी थी। मेरे बड़े भाई सबको टीवी ने, ने बच्चों को बिगाड़ दिया है। हर माँ बच्ची को पकड़ के पहुंच जाती है, पढ़ाई बेचारी खराब हो रही है, इनको काम दे दो जी। तो क्राइटेरिया चेंज हो गया। हमारे ज़माने में क्राइटेरिया वो है कि 10 में से जैसे 3 लोग चुने जाते थे, आज 10 में से 11 लोग चुने जाते हैं। चल तू भी खड़ा हो जाता, चल तू भी उधर खड़ा हो जा, क्योंकि एक्सपोजर है।
ना तो मैं बहुत फास्ट बोलता था। आप वो मेरे पास जल्दी क्यों जाके बोलता पकौड़े मत तलने का, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा भाई आप मेरी बात समझने को, अब इरिटेशन हो रही है कि आदमी आपको रोके, ऐसा बोलो, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? और उन्होंने मुझे कहा एक पेपर लेके सुबह उठ के बैठ के पढ़ना, नरेंद्र मोदी जी ने कल चंद्रयान के बारे में ऐसा करके बोलो। पहली बार मुझे उन्होंने वॉइस के बारे में कुछ टिप दी जो आगे जाके फंस गए, मेरे जॉ स्टिफ हो गए थे। मैं इंस्टीट्यूट में जाके खोला मैंने उसको। मैंने महसूस किया कि देखिए देखिए आपके आवाज़ भगवान की देन। जी। ये आपको डेवलप करना पड़ता है, जो दिलीप साहब ने किया था। हम कह रहे हैं ना कि आप वो डाल देते थे बीच में, तो उसका परफॉर्मेंस, आवाज़ की वैल्यू जानी जब मैंने इंस्टीट्यूट गया। 10 लड़के लड़के में एक शंभूनाथ जी ऐसे, तो एक एक्टर, हाँ भाई तुम बोलो, हाँ भाई तुम बोलो, सबका नाम पे लिखते थे। फिर एंड में बोलते थे ओके तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे लिप्स जो हैं वो लेजी हैं, तुम्हारा टंग जो है वो लेजी है। फिर मेरे पर है मुकेश, तो मैंने कहा पर किस्मत चले गए, फिर भी हो गई। फिर मैं मुंबई आया, मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी से किताबें उठाई और फिर जाके मैंने इसके ऊपर मैंने एक्सरसाइज की, बिकॉज ब्रॉडवे में तो 8 साल का कोर्स है ब्रॉडवे में। फिजिकली किसी से सीखने का मौका नहीं मिला। फिर मैंने खुद ही निकाला, मैं टेरेस पे पहुंच के जाके टेरेस पे एंटर नहीं करते। तो इसीलिए मुझे लगा कि मेरी आवाज़ अच्छी है। लोगों ने मुझे, एक फनसुख लद्दाखी होता था इंस्टीट्यूट में, हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे, रिकॉर्डिंग की भी क्लास होती थी, तो हम सब बैठ जाते थे और हमको माइक देते थे, हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे जानने के लिए। तो वो लद्दाखी था, बोला मुकेश तुम कमाओगे पैसे आवाज़ से। फिर मैंने रेडियो किया अपना विनोद शर्मा जी के ग्रुप में जाके। तो मुझे लगा था कि मैं मॉडलिंग नहीं करूँगा, मेरे को मॉडलिंग में आदमी एक्टर नहीं बोला, ये तो बुडन है। मैंने डबिंग की, रशियन फिल्म्स की डबिंग की, रेडियो प्लेस किए। देन आई अंडरस्टूड कि मेरी आवाज़ भगवान ने दी है, तो फिर मैंने काम किया। तो मेरी आवाज़ कल्टीवेटेड है, इतना बोल सकते हैं, राइट। और सिनेमा की दुनिया में आमतौर पे लोग कहते हैं कि आप भाग्य में यकीन करते हैं, तो कोई बोलता है कि नहीं, तो बोले आप फिल्म इंडस्ट्री में आ जाइए, यकीन करने लगेंगे। क्योंकि बड़े बड़े प्रोड्यूसर वो नारियल फोड़ते हैं और धूप बत्ती दिखाते हैं, उनका ये मानना होता है कि ये सब न करो तो शूटिंग निर्विघ्न संपन्न नहीं होती है। और एक्टर्स भी ऐसा कहते हैं कि यार मेरी डेस्टिनी में नहीं था कि मैं वहाँ तक का सफ़र तय करूँ। तो आप भाग्य में कितना यकीन करते हैं? देखिए बगैर भाग्य से कुछ नहीं होता। आपको भगवान जब आत्मा के रूप में जन्म लेता है तो कभी कभी वो करोड़पति के घर में जन्म दे देता है। ये आपने तो चूज़ नहीं किया कि मुझे टाटा के बिरला के घर में जन्म देना, नहीं बोल सकता। किसी को झोपड़पट्टी में जन्म दे देता, कोई नहीं जाना चाहेगा, पर जाओ, भाग्य वहाँ काम करता है। उसके बाद में कर्म काम करते हैं। भाग्य अकेला कुछ नहीं करता, कर्म करता है। और भगवान के बारे में मैं ये बात मानता हूँ, अभी देखिए ना आप जानते हैं भगवान को ना मैं जानता हूँ, सबके अपनी अपनी आस्था है, सबके अपने अपने फिलॉसफी है। भगवान ये कहता है कि तुम 1 कदम बढ़ाओ, मैं 3 कदम बढ़ाऊंगा। मुझे अच्छी लगी। इंडस्ट्री है, पॉलिटिक्स सुपरस्टिशियस है। बड़े बड़े नेता आप देखो, बाबा लोग के
दंडवत प्रणाम कर रहे होते हैं। क्यों? काम, अरे मेरी टिकट मिलेगी कि नहीं मुझे, अरे मेरी फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। वो एकता कपूर डब्बों को लेके जाती है चादर चढ़ाने भी नहीं, इधर अपना गणपति सिद्धिविनायक। कहीं ना कहीं से एक तरह का सुपरस्टिशियस बोलो या एक तरह का फियर रहता है, एक एंग्जाइटी रहती है कि मेरी फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। उसकी वजह से भाग्य बीच में आता है और लोगों को ये इस लाइन में खास है, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स में हर आदमी को। तो मैं ये मानता हूँ कि भाग्य बढ़ा कि कर्म बढ़ा। तो मैं ये पूछूँ, अगर आप पूछोगे तो मैं कहूँगा कि भाग्य ज़रूरी है, बट मैं कहूँगा 65% आपको कर्म ज़रूरी है। या लोग बोलते हैं 65% भाग्य है और 35% कर्म है, पर कर्म है। कर्म कई बार लोग बाजार आपका किस्मत भाग्य जो है नॉक करती है आपको। आप बिजी हैं अपने आप में कुछ में, आप बोलते हैं ठहरे आता हूँ यार, और आप उठ के नहीं जाते, भाग्य चला जाता है। जो आदमी उठ के खोलता है, अपॉर्चुनिटी नॉक करती है। आपने सुना होगा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एवरी टाइम, इट्स अप टू यू टू टेक द अपॉर्चुनिटी। तो भगवान ने माया बनाई है एक बहुत बड़ी, चलो परफॉर्म करो, तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम भिखारी के लड़के बन जाओ, तुम अंबानी के लड़के बन जाओ, तुम रास्ते में एक बार मिलोगे। क्या बात करो, पता नहीं है, भगवान को मज़ा आता होगा देखने को, पता नहीं किसी ने एक माया की दुनिया बनाई। बिकॉज एवरीबडी रंगमंच के कलाकार हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि डायलॉग नहीं दिए जाते आपको। रंगमंच पे याद किए हुए 1 महीने की रिहर्सल के डायलॉग बोलने पड़ते हैं। यहाँ पर ये सामने वाला बोला है तू कौन है, अब वो ये करेगा, अरे मैं कौन हूँ, मैं बड़े बाप का लड़का हूँ। तो वहाँ डायलॉग नहीं दिए जाते। आप अंदर चले जाओगे ना, अंदर मतलब जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं, 15 मिनट रोज़ बैठ कर ओंकारनाथ बोलो या आप अंदर चले जाओ, आपको ये सब चीज़ें नहीं सताएंगी। आपको ये लगेगा नहीं कि मेरा होगा क्या, क्योंकि आप खुद बाहरी चीज़ों से लेके अंदर जा रहे हो। तो होना है, होगा। तो उस वक्त भाग्य और कर्म बीच में नहीं आता। वे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे? देखिए, आज से 25 साल पहले आपने मुझे सवाल पूछा होता तो मैं कुछ और कहता, आज कुछ और कहूँगा। 25 साल के पहले ये था कि अपने आप को मिरर में देखो, खड़े रहो, देखो और सोचो कि 25 लोगों के बीच में मुझे लोग पहचानेंगे कि 100 के बीच में पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। अगर जवाब यस में आता है, इंडस्ट्री में आओ। अगर लगेगा यार कौन देखेगा मेरे को यार, आप नहीं जाओगे। उस ज़माने में बोलता, लेकिन आज जिस तरह से माहौल बदल गया है, टीवी आ गया, OTT आ गया, अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है। NSD से लेकर FTI से लेकर 25 दुकानें खुल गई हैं। अभी मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि मिरर के सामने खड़े होकर देखो अपने आप को, तो तुम शायद नहीं जाओगे। बोला सर जाऊँगा, जब वो बन सकता है एक्टर तो मैं क्यों नहीं बन सकता। लोगों ने ये एग्जाम्पल बना लिया, फिर जाते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत अगर करेंगे तो वो एक्टर भी अच्छा, चाहे वो राजपाल यादव हो, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो। अगर वो मिरर के सामने खड़ा होता शायद वो कभी नहीं सोचता। लेकिन नए लोगों को जो मैं इंडस्ट्री में आने को चाहता हूँ, अगर आप मुझसे पूछोगे मैं क्या सलाह दूँ, तो मैं एक ही सलाह दूँगा, मेहनत के बगैर काम नहीं होता यहाँ। और दूसरा, अपनी खुद की एक परिधि बना लो कि मैं अपने दामों में जीऊँगा। मैं बाय हुक एंड क्रुक एक्टर नहीं बनना चाहता। अगर मैं अच्छा हूँ, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, अगर मैं अच्छा हूँ तो लोग मुझे बुलाएंगे। आपको भी रहना चाहिए, अगर मैं अच्छा हूँ तो लोग मेरे को काम देंगे। आपने जिस दिन वो बना दिया ना, आप कभी भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे, आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। वरना ये इंडस्ट्री तो कोई भरोसा नहीं इस इंडस्ट्री में। कभी 8 साल भी लग सकते हैं, कभी 2-8 दिन के अंदर काम मिल सकता है आपको। तो आप सोच के आओ। मैं इसे और ये इंडस्ट्री बहुत मेहनत की इंडस्ट्री है। आप इसको अगर अयाशी की इंडस्ट्री समझते हो, मजाक समझते हो, तो डोंट कम। एवरी डे आपको संघर्ष होगा, एवरी डे आपको ढूंढना पड़ेगा कि आज पैसे कहाँ से आएंगे। सो कहीं ना कहीं आई थिंक द होल लुक हैज़ चेंज्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अभी बोल सकता हूँ विजयी बाबू कुछ